आज हम 2012 की उस झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं जिसे दिल्ली गैंग रेप या निर्भया कांड के नाम से जाना गया। हमारे सामने विकिपीडिया लेख हैं, कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं। ये सब इस घटना, इसके असर और बाद के बदलावों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि 16 दिसंबर 2012 की उस भयानक रात के बाद असल में हुआ क्या, कैसे इसने पूरे देश को आंदोलित किया। हाँ, और मतलब आज इतने सालों बाद भी ये घटना क्यों इतनी मायने रखती है। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से जो गहरे सबक निकले हैं उन्हें समझना है। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी रात से। 16 दिसंबर 2012। 22 साल की एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी ज्योति सिंह और उनके दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे। हाँ, वो दिल्ली में एक प्राइवेट बस में चढ़े थे। हाँ, और उस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने पहले तो अविंद्र पर हमला किया, मतलब लोहे की रॉड से पीटा। और फिर ज्योति को बस के पिछले हिस्से में ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बहुत ही मतलब क्रूरता के साथ लोहे की रॉड का भी इस्तेमाल हुआ। भयानक। और इसके बाद दोनों को चलती बस से ही बाहर फेंक दिया। ज्योति सिंह की बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद ज्योति सिंह एक प्रतीक बन गई, निर्भया, मतलब निडर। हाँ, ये नाम मीडिया ने दिया था। हाँ, मीडिया ने दिया था। उनके परिवार ने बाद में सहमति दी कि उनकी असली पहचान जाहिर की जाए ताकि शायद दूसरे सर्वाइवर्स को हिम्मत मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और फिर कानूनी प्रक्रिया भी काफी तेजी से चली। 6 आरोपी पकड़े गए थे, राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग भी था। हाँ, जो मुख्य आरोपी था राम सिंह, उसकी तिहाड़ जेल में मौत हो गई। बताया गया कि आत्महत्या है, हालांकि इस पर कुछ सवाल भी उठे थे। अच्छा। और बाकी 4 वयस्क दोषियों का क्या हुआ? सोर्सेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र आता है। वो क्या होता है असल में? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हाँ, ये मतलब विशेष अदालतें होती हैं जो ऐसे गंभीर मामलों की सुनवाई जल्दी करने के लिए बनाई जाती हैं। ओके। तो इन चारों को, मुकेश, विनय, अक्षय और पवन, इसी कोर्ट ने सितंबर 2013 में रेप और मर्डर का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा? हाँ। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कंफर्म किया। काफी लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दे दी गई। और वो जो नाबालिग दोषी था, हाँ, उसका क्या हुआ? उसे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, मतलब किशोर न्याय अधिनियम, उसके तहत जो उस वक्त अधिकतम सजा थी वो मिली, 3 साल की सजा। सिर्फ 3 साल? हाँ। और दिसंबर 2015 में जब उसकी रिहाई हुई तो उस पर भी काफी विरोध हुआ था। असल में इसी घटना के बाद से किशोर न्याय कानून में बदलाव की मांग बहुत तेज हो गई थी। समझ सकती हूँ। और उस वक्त सड़कों पर क्या माहौल था? स्रोत बताते हैं कि मतलब अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हुए थे। बिल्कुल, अभूतपूर्व भी थे। दिल्ली में इंडिया गेट, रायसीना हिल पर हजारों लोग जमा हुए थे रोज। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। लोगों का गुस्सा मुख्य रूप से सरकार की नाकामी पर था कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की बहुत निंदा हुई और भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। तो इन सब प्रदर्शनों का, इस गुस्से का असर क्या हुआ? क्या कुछ ठोस बदलाव हुए इसके बाद? हाँ, असर तो बहुत बड़ा हुआ। सरकार पर भारी दबाव बना। इसी के चलते दिसंबर 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। जस्टिस वर्मा कमेटी? हाँ, सुना है। हाँ, इस कमेटी का काम था कि वो यौन हिंसा से जुड़े जो कानून हैं उनकी समीक्षा करें और सुझाव दें कि क्या बदलाव होने चाहिए। और क्या सुझाव दिए उन्होंने? क्या सरकार ने उन्हें माना? हाँ, कमेटी ने बहुत तेजी से रिपोर्ट दी और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। अच्छा। इससे रेप कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। जैसे रेप की परिभाषा को और व्यापक किया गया, सजा बढ़ाई गई और साथ ही एसिड अटैक, पीछा करना यानी स्टॉकिंग और ताक झांक यानी वॉयरिज्म, इन जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया। तो कानूनी तौर पर तो काफी कुछ बदला। आपने किशोर न्याय कानून में बदलाव का भी जिक्र किया था। हाँ, वो 2015 में हुआ। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत ये प्रावधान आया कि अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर कोई बहुत ही जघन्य अपराध करता है तो उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। ओके। इसके अलावा एक और चीज हुई, 2013 में केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की भी घोषणा की। निर्भया फंड? हाँ। ये क्या था और
क्या ये कारगर रहा है? ये फंड खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए बनाया गया था। अच्छी पहल थी, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसके इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। मतलब जैसे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनके जैसे आलोचक कहते रहे हैं कि फंड का पूरा और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम की एक कमी दिखाता है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सख्त कानून बने, लोगों में जागरूकता बढ़ी, जैसे इंडियाज डॉटर या दिल्ली क्राइम जैसी फिल्में और सीरीज भी बनी। हाँ बिल्कुल। और NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भी शायद यही दिखाते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ फंड के इस्तेमाल पर सवाल है, कानूनों के जमीनी असर पर सवाल है। बिल्कुल, स्रोत यही मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कानून बनाना एक बात है, लेकिन उनका जमीन पर असर होना, उनका ठीक से लागू होना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही है। और NCRB डेटा एक और अहम बात बताता है, तिहेब के ज्यादातर मामलों में अपराधी पीड़िता का परिचित ही होता है। ओह अच्छा। हाँ, तो इससे पता चलता है कि समस्या सिर्फ अजनबी हमलावरों की नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सोच और सुरक्षा के पूरे माहौल से जुड़ी हुई है। असुरक्षा का भाव आज भी कई महिलाओं में है। तो कुल मिलाके इन स्रोतों से यही समझ आता है कि निर्भया कांड वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। इसने कानूनों को बदला, पब्लिक डिबेट को बदला। पर सवाल यह है कि क्या ये बदलाव काफी हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं। सख्त कानून बेशक जरूरी हैं, पर क्या वो अकेले काफी हैं? शायद नहीं। जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, जब तक बने हुए कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता, और जब तक सिस्टम की जो कमियां हैं, जैसे फंड का इस्तेमाल ना होना, वो दूर नहीं होती, तब तक असली सुरक्षा मिलना शायद मुश्किल है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस घटना के इतने साल बाद भी एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए